हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश के यूनिवर्सिटी इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस संबंध में। इसके पहले भी मैंने आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी के 30-30 प्रश्न जो कि 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, उसके प्रश्न मैंने आपको के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया लग जाए और उस तरह से आप क्वेश्चंस जो है तैयारी करें उस तरह के क्वेश्चन की। तो आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पर आपके लिए कि 30 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के विद ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस के अपन यहाँ पे देखेंगे। आज बात करेंगे हम कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का टॉपिक है। 30 क्वेश्चन 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। और इंग्लिश जनरल की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, चूज द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स फॉर द गिवन सेंटेंस, है ना। इसमें अपने को एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स मतलब सही डिटर्मिनर्स यूज करना है, चूज करना है। तो डिटर्मिनर्स क्या है, जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ब्लैंक्स एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट बास्केट थ्रू ब्लैंक्स ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अपने को बताना है इसमें कि ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अ फ्यू, मोस्ट, यानी दो ब्लैंक्स दिए हैं, दो ब्लैंक्स में फर्स्ट में एक में कुछ आएगा अ फ्यू, एक में आएगा मोस्ट, ऐसा कुछ। तो अ फ्यू, मच, मैनी, फ्यू और मैनी, मच। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सही आंसर जो है थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए एप्पल्स है, एप्पल्स मतलब प्लूरल्स आए हुए हैं, तो प्लूरल्स के लिए क्या लगते हैं। इधर पे देखिए थ्रू ब्लैंक्स ऑफ देम आर राइप्स एंड डिलीशियस, राइप एंड डिलीशियस, यहाँ भी देखो प्लूरल का यूज किया हुआ है ना। और बहुत सारे की बात चल रही है, प्लूरल का मतलब बहुत सारे की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा अ फ्यू। फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, अ फ्यू। यहाँ पर आ जाएगा आपका अ फ्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड वाले में मोस्ट। तो अ फ्यू, मोस्ट। तो अ फ्यू एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट थ्रू मोस्ट ऑफ दिस देम आर राइप एंड डिलीशियस। तो ऐसा इसका फर्स्ट फर्स्ट वाले का जो आंसर है, ठीक है। फर्स्ट वाले का, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। सही वर्ड आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। इनमें से क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी ब्लैंक एक्टिविटी एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ओवर डू इट। तो इसमें सही क्या होगा, एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी ब्लैंक एक्टिविटी एज लॉन्ग एज का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना। बताना है आपको क्या है, बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल, बेनिफिटियल, सॉरी, और बेनिफिट और बेनिफिटेड। तो सही आपका क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल होना चाहिए। बेनिफिशियल एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभकारक, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है। एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, शरीर के लिए अच्छी होता है। तो बेनिफिशियल सही आंसर हो जाएगा। बेनिफिट और बेनिफिटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कैन का प्रयोग चल रहा है। तो कैन के साथ क्या आएगा, बेनिफिशियल का प्रयोग हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसका यहाँ पे बताना है, चार ऑप्शन है, कौन सा मॉडल वर्ब यहाँ पे आएगा। तो जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है वो है, सी ब्लैंक्स फॉर द मूवी इफ सी कंप्लीट्स हर होमवर्क क्विकली। ठीक है, इसका यहाँ पे ये सेंटेंस है आपका, है ना, प्रयोग करना है इसमें। तो क्या कौन सा मॉडल वर्ब आएगा, कौन सा यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज हो जाएगा, देखना है अपने को। कैन गोज, कैन गो, कैन गोज, कैन हैव गॉन। तो सी है यहाँ पर, और मॉडल वर्ब सब दिया। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म जो है कैन का, पास्ट फॉर्म है कुड जो है, फर्स्ट जो है, सॉरी, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। और जो बाकी कैन 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 तीनों में, सेकंड में, थर्ड में कैन कैन, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट जो है एक ही ऑप्शन है, देखते हैं अपन क्या यहाँ पे सेकंड फॉर्म की जो है, पास्ट फॉर्म की जो है, कैन के पास्ट फॉर्म की आवश्यकता है क्या। सी खालिस्तान फॉर द मूवी इफ सी कंप्लीट्स हर होमवर्क क्विकली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे जो बात चल रही है वो प्रेजेंट की बात चल रही है, पास्ट की बात नहीं है। जो सेंटेंस है वो पास्ट के अर्थ में नहीं है, प्रेजेंट के अर्थ में। तो यहाँ पे कुड गोस का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैन का प्रयोग होगा। अब अपने को देखना है, कैन गो, कैन गोज, कैन हैव गॉन। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस जो है कैन गो और कैन गोज के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी के साथ में क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा। और क्योंकि सी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सी कैन, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर जो है कैन गो, वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है,
तो सही आर्टिकल्स का यहाँ पे प्रयोग करना है। सही आर्टिकल्स क्या बताना है आपको। आर्टिकल्स यहाँ पे आया ब्लैंक नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ ब्लैंक क्रिकेट प्लेयर्स दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। पार्टिसिपेटिंग इन ब्लैंक वर्ल्ड कप कैन ओनली डैमेज ब्लैंक रेप्यूटेशन ऑफ ब्लैंक कंट्री। तो किसका प्रयोग करना है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, खालिस्तान है। खालिस्तान में क्या नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, सॉरी एटीट्यूड बोला, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड। तो ये तो देखिए ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ही नहीं है, और इसके सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगा, क्योंकि जो एटीट्यूड है मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नहीं होता है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में द का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा द, फर्स्ट वाले में द आ जाएगा। तो द वाले तो ये तो तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन जो आपका प्रश्न है ना, तीसरा नंबर का ऑप्शन, चौथा नंबर का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, कि फर्स्ट में ए दिया है। तो अब आपके पास चांस बचता है कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक होगा। तो आगे देखते हैं क्या है। और तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में चलते हैं आगे। सेकंड वाले में देखिए क्रिकेट प्लेयर्स जो है मतलब खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे दिया है बहुवचन में। क्रिकेट प्लेयर्स जो है ये प्लूरल में है, और प्लूरल के साथ में आप लोगों को मालूम है एन का प्रयोग नहीं होता। एन का प्रयोग जो है एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी द आएगा। तो फर्स्ट वाले में द लगेगा, सेकंड वाले में द लगेगा। देखिए अच्छा दोनों में देखिए, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में द है पहले। चलो आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्लियर होगा। इन ब्लैंक वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड कप के पहले तो ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है ना, ये मतलब दुनिया में खास चीज़ है। तो इसके सामने द लगता है, जो इकलौती चीज़ें होती है खास चीज़ होती है सामने द लगता है। तो यहाँ भी द आएगा। इसका मतलब अब आपका जो है फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे का जो भी है फर्स्ट वाला आ जाएगा। यहाँ पे द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कैन ओनली डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आंसर जो है चौथे का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइव क्वेश्चन। तो फाइव क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। ये पहले वाला भी आर्टिकल्स था, ये भी आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस, क्या सेंटेंस है, नाइदर ऑफ ब्लैंक्स कैंडिडेट्स वर क्लॉथ्स, है ना। ये वर का सेकंड फॉर्म वोर है ना। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, वोर है। क्लॉथ्स विच वार सुटेबल फॉर ब्लैंक्स इंटरव्यू, ठीक है। तो कौन से कपड़े जो है इंटरव्यू के लिए अच्छे रहेंगे, यहाँ बताना है अपने को। आर्टिकल्स यूज करना है ए एन और द, ए एन या ए द या द का प्रयोग होना यहाँ पर। तो देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे कैंडिडेट्स कैसा है, पीसीएन है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के सामने कभी भी ए और एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, द का प्रयोग होता है। इसका मतलब फर्स्ट वाले में तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ब्लैंक में क्या जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। और द वाला देख लीजिए आप, तो लास्ट ही दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले वाले में द या तीनों में नहीं है ना, चौथे वाले में द है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे क्योंकि बात ही खत्म हो जाती है कि फर्स्ट में द ही नहीं, फर्स्ट में द चौथे ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, सुटेबल फॉर द इंटरव्यू, तो यहाँ भी द इंटरव्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका पांचवे वाले का चौथा वाला। आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़ी है, आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स आप जानते हैं, ठीक है। तो ऐसी इसी तरह से जो है आपको सिंपल ग्रामर्स जो आप लोगों ने आज तक पढ़ी है, उन्हीं ग्रामर्स का आपको जो है प्रयोग करना है, यूज करना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है उसकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो चूज द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स फॉर द गिवन सेंटेंस। चूज द एप्रोप्रिएट, सही डिटर्मिनर्स का यहाँ पे प्रयोग करना है, ठीक है। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स होते हैं, सही एडजेक्टिव का यहाँ पे प्रयोग करना है। आफ्टर ब्लैंक्स देन 3 years ब्लैंक कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेज ब्लैंक सैलरी ऑफ ब्लैंक एम्प्लॉय दिस ईयर, ठीक है। ये है यहाँ पे आपके पास सेंटेंस है। तो इसमें अपने को डिटर्मिनर्स बहुत सारे यहाँ पे दिए, देखो फर्स्ट वाला दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या प्रयोग हो जाएगा सही यहाँ पे देखिए। तो आफ्टर ब्लैंक देन 3 years, तो यहाँ पे मच तो बिल्कुल आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल है। तो काउंटेबल 3 years काउंटेबल है, 3 साल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में जो है मच का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी हो सकता। अब बचा सेकंड थर्ड, क्योंकि यहाँ मोर का प्रयोग होता है, बिल्कुल मोर का प्रयोग होगा यहाँ पे। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में मोर आ जाएगा। और देन 3 years, उसके बाद में देखिए क्या है नेक्स्ट जो है ब्लैंक कंपनी है डिसाइडेड टू रेज, कंपनी है डिसाइडेड टू। तो कंपनी के सामने किसका प्रयोग होगा, अ का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इसके पहले मैंने बताया था, अभी बोला था कि कंपनी एक संस्था है, और संस्था के सामने ए एन का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग होता है, क्योंकि संस्था है, कोई भी संस्था के सामने द का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए मोर तो फर्स्ट वाले इसमें आ जाएगा मोर, और सेकंड वाले में आ जाएगा द। तो मोर और द, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकंड वाला जो आंसर है आपका मोर और द। और उसके बाद जो है फिर तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास दो से क्लियर हो जाता है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो मोर द, और इधर भी फिर द आएगा, रेज द सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय दिस ईयर। तो आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा, मोर द एवरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच अ कंपाउंड सेंटेंस। इन चार में से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा संयुक्त वाक्य है, चार में से कौन सा संयुक्त वाक्य बताना है। तो इन स्पाइट ऑफ द रेन वी, ये यहाँ तक जो है एक क्लास हो गई है, इन स्पाइट ऑफ द रेन एक उपवाक्य हो गया, एक क्लास हो गया। सेकंड जो क्लास है वो क्या है, वी प्लेड द मैच, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, वन मस्ट लव वंस कंट्री। तीसरा है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू विन द मैच, और माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री एंड आई एम श्योर अबाउट इट। चौथा वाला ही बिल्कुल सही होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस पूछा हुआ है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो इसमें चौथा वाला जो है, माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक जो क्लास होती है वो दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है, मतलब उस पर आश्रित होती है। एक जो क्लास होती है अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देती, जब तक दोनों नहीं क्लास मिलती है तब तक वो पूर्ण अर्थ नहीं देती। दोनों क्लास मिलकर के पूर्ण अर्थ देती है ना, अकेली क्लास पूर्ण अर्थ सेंटेंस का नहीं देती। तो यहाँ आप सेंटेंस का सेंस निकालेंगे, माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री एंड आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये यहाँ पे देख पाएंगे, समझ पाएंगे आप कि यहाँ पर जो है एक सेंटेंस जो है, एक उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट पेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे हमको पेसिव फॉर्म मतलब पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसको पेसिव वॉइस बनाना है। मतलब देखिए यहाँ पे वॉइस आ गया, आपको दो ऊपर में डिटर्मिनर्स आइए, दो आर्टिकल्स आइए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या आया, पेसिव फॉर्म में वॉइस आ गई आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए अपने को एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, क्रोज यूज स्टिक्स टू प्रे प्राय पीनट्स आउट द क्रैक्स, ठीक है। इसका अपने को यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, हमको बनाना है क्या, उसको पैसिव वॉइस में बनाना है, पैसिव फॉर्म में बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्रोज यूज स्टिक्स, यानी कौवे जो है वो स्टिक्स यानी छड़ियाँ जो है, छोटे छोटे जो कचरे के टुकड़े छड़ियाँ होती है ना, उनको टू द पीनट्स आउट ऑफ क्रैक्स, तो उसको जोड़ करके जो है अपना जो है घोंसला वगैरह बनाते हैं ऐसा, ठीक है। सेंटेंस आप जो अर्थ है वो दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास जो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब अपन एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, और जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, वो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो मतलब जो सब्जेक्ट बनता है पेसिव वॉइस में, उसके अकॉर्डिंग लगती है, ये आप लोगों को मालूम है। और एक कोई ना कोई जो है प्रीपोजिशन आता है जो एजेंट के रूप में काम करता है, जैसे बाय वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, स्टिक्स होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ये देखो स्टिक्स यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, सभी में स्टिक्स आ गया है। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्टिक्स के साथ में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा। स्टिक्स तो आपने चूज कर लिया कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिक्स है, हमने स्टिक्स ले लिया। उसके बाद आपने को ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको एक्टिव वॉइस में, ये किस टेंस का सेंटेंस है, आपको ये पहले पहचानना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। क्रोज यूज स्टिक्स टू प्राय पीनट्स आउट द क्रैकर्स। तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। और आप लोगों को मालूम है यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो इसका मतलब वो दो ही प्रकार का जो है सेंटेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट होगा, या तो फिर पास्ट सिंपल इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पास्ट सिंपल यदि इंडेफिनिट होता तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, देखो ये प्राय का सेकंड फॉर्म यूज नहीं किया है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। इसका मतलब ये है, ये जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है, जो एक्टिवाइज दिया हुआ है, काय में दिया है, प्रेजेंट जो है सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस में अपने को दिया हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल वाली, वो क्या होती है, आर होती है। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाला जो है हो जाएगा आर। हाँ, पर एक बात और भी देखो, चौथे वाले में भी आर दिया हुआ है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में हैव बीन दिया है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आर, देखो ये आर यहाँ भी दिया हुआ है, पर ये थोड़ा गड़बड़, क्योंकि स्टिक्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, तो हेल्पिंग वर्ब पीछे कर दिया है। पर अपने पास ये दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे में से कोई एक हो सकता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आगे और क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो स्टिक्स हो गया अपना। और अपना यहाँ पे ये देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज हो रही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है वो देखना पड़ेगा। आर आर यूज्ड बाय क्रोज, ठीक है, आर यूज्ड। तो यहाँ पे यूज्ड दिया है, यूज्ड का यूज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पेसिव जो फॉर्म आता है, पेसिव जो वॉइस होती है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यूज्ड भी सही है। बाय क्रोज, देखो यहाँ पे एजेंट लगा दिया है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या था, सब्जेक्ट क्रोज था, यहाँ पे क्रोज आ गया। अदर वर्ड्स बाकी दिया है, टू पे प्राय पीनट्स आउट। तो ये दूसरा वाला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा वाला सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीनट्स आर द क्रैक्स आउट ऑफ।
तो ये देखो नहीं हो गया, यहाँ पे बीइंग का प्रयोग किया हुआ है, देखो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग है चौथे वाले में। और बीइंग का प्रयोग कब करते हैं आप लोगों को पता है ना, जब एक्टिव वॉइस में कोई फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली वर्ब का आईएनजी वाला फोर्थ रूप हो वर्ब का, तब बीइंग का प्रयोग होता है आईएनजी को हटाने के लिए। तो यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म आया नहीं है अपने एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पे आईएनजी वाला रूप नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा सही, सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, चूज द ऑप्शन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट पैसिव फॉर्म। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस आई है, पैसिव वॉइस बनाना है, दो पैसिव वॉइस आ गई, एक पहले आई थी अभी आ रही है। ठीक है, क्या क्या आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, मेनी रिलीजियस अपोनेंट्स कंडेम्ड चार्ल्स डार्विन्स वर्क्स। ये चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को इसका चार्ल्स डार्विन, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो है अपने ऑब्जेक्ट हैं, चार्ल्स डार्विन सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा क्या, वर्क, है ना, वर्क आ जाएगा यहाँ पे वर्क। तो वर्क का चार्ल्स डार्विन्स वर्क पूरा जो है अपना ऑब्जेक्ट है, तो चार्ल्स डार्विन वर्क्स पूरा आ जाएगा। और अब अपने को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे वाज, हैज, वाज, हैड बीन दिया हुआ है, तो कौन सा टेंस यहाँ पे यूज किया गया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो रिलीजियस ओपन, तो इसकी जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में, देखो यहाँ पे जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में दिए, सेकंड फॉर्म में दिए, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये काय में बनेगा, पास्ट में बनेगा। तो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वो देख लीजिए वाज है। ठीक है, हैज बीन तो पास्ट की है नहीं। ठीक है, हैज बीन पास्ट की हेल्पिंग नहीं है, प्रेजेंट की हेल्पिंग है, वाज यहाँ पे है, हैड बीन प्रेजेंट की हो सकती है ना, हो सकती है मतलब है। तो तीसरा वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाला, सॉरी दूसरा वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाला दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। तीसरे, पहला, तीसरा और चौथे में से देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, ये जो सेंटेंस अपने को दिया एक्टिव वॉइस का वो काय का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस में जो है काय की हेल्पिंग लगती है, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग लगती है ना, आप लोगों को ये पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग है वो वाज होती है, तो यहाँ पे वाज वाला सेंटेंस आएगा, इसका मतलब चौथा भी बिल्कुल, तो दूसरा और चौथा हट गया है ना, हमारे आंसर में से ये नहीं हो सकता, बचा पहला और तीसरा। ठीक है, तो पहले और तीसरे में अपन देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो पहले और तीसरे में देखिए, पहला बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद में यहाँ पे बीइंग का प्रयोग किया हुआ है। देखिए बीइंग का, मैंने अभी जस्ट बताया था कि बीइंग का प्रयोग कब होता है, जब आपकी एक्टिव वॉइस में फोर्थ फॉर्म एनजी वाली वर्ब दी हो, तब यहाँ पे बीइंग का प्रयोग होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एनजी वाली वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये पहला भी नहीं होगा, तो फिर अपने पास बच जाता है कौन सा वाला, थर्ड वाला। तो इस तरह से आप एक एक सेंटेंस को चेक करके जो है ना, यदि आपको मीनिंग्स में थोड़ी दिक्कत आती है करने में, वोकैबुलरी पावर का यदि प्रॉब्लम है, तो आप एक इस तरह से, यदि आपके पास इनके नियम जो है, बेसिक नियम यदि पता है और आपको, आपने पढ़ाई करी है, तैयारी थोड़ी सी अच्छे से कर लेते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से जो है इनको बना सकते हैं। बहुत इजी इंग्लिश आती है, बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती है। आप देख पा रहे हैं दो पैसिव वॉइस आई हुई है, दो जो है डिटर्मिनर्स आए हुए हैं, दो आर्टिकल्स यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो बहुत ईजी बन जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पे जो है आ जाएगा। ठीक है, वाक के बाद देखो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, थर्ड वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें, तो चला गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन, है ना, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, देखो यहाँ पे क्या करना है, नीचे में सेंटेंस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे नीचे में सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ये सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस, सॉरी ये सेंटेंस है, इसमें अपने को पॉजिटिव डिग्री वर्ड का सही यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री वर्ब में इसको बदलना है, वर्ड में इसको बदलना है। ठीक है, देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में बदलना क्या है, द न्यू गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मोर इंटेलिजेंट देन लगा हुआ है, तो मोर का प्रयोग कहाँ होता है, डिग्री में। यदि अपन बात करें डिग्री में मोर कहाँ लगता है, तो ये लगता है कंप्लीट डिग्री के साथ में मोर लगता है। कॉम्परेटिव डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। तो मोर इंटेलिजेंट और देन, सबसे मेन पहचान है क्या, देन। तो जो देन का प्रयोग है वो कहाँ पर होता है ना, ये होता है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में। अपने को इसको कन्वर्ट करना है काय में, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट अपन कैसे करेंगे, तो देखिए इसका फर्स्ट वाला जो है द फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर है, द न्यू गर्ल इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सम अदर स्टूडेंट इज नॉट क्लास। तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एज इंटेलिजेंट एज का यूज किया हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नॉट बोल दिया है तो नॉट तो अर्थ को बदल देगा, तो नॉट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को अर्थ को नहीं बदलना है इसके, बस सेंटेंस के वॉइस को बदलना है, मतलब आवाज को बदलना है, अर्थ को नहीं बदलना है। तो यहाँ पे नॉट बोल दिया, देखो ये नॉट बोल दिया, जबकि सेंटेंस में नॉट नहीं बोला है कहीं भी, है ना, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है वो, तो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, द न्यू गर्ल इज
इज एज इंटेलिजेंट एज सम अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे एज इंटेलिजेंट एज का यूज करके अपन उसको चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, अपन नीचे देखते हैं और क्या है इसमें चेंज भी। हाँ, यहाँ पे एक बात और है, जैसे देखो द न्यू गर्ल यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, यहाँ पर भी द न्यू गर्ल। पर इसमें थर्ड वाले में देखिए क्या है, सम स्टूडेंट्स इज द क्लास इन द क्लास आर एट लिस्ट एज, एट लिस्ट एज इंटेलिजेंट एज द न्यू गर्ल। बिल्कुल ये थर्ड वाला ही सही होगा। ठीक है, इसका जो उसके जो अर्थ को, ये जो सेंटेंस अपने को दिया हुआ है, ये सेंटेंस किसमें दिया हुआ है, कंप्लीट डिग्री में दिया हुआ है। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसका क्या कर रहा है, उसका जो अर्थ निकल रहा है वो उसका पॉजिटिव अर्थ निकल रहा है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने बोला है। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स द, ट्रांसफॉर्म का मतलब उसका सही अर्थ, सही ट्रांसलेशन जो निकाल पाएगा, जो सही अर्थ दे पाएगा, ऐसा वाला सेंटेंस अपने को यहाँ से चूज करना है, बताना है आंसर अपना। द गिवन सेंटेंस इनटू द सुपरलेटिव डिग्री। देखिए इसके पहले क्या पूछा था, पॉजिटिव डिग्री, और अब क्या पूछा, सुपरलेटिव डिग्री। दो क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री पे क्वेश्चन आ गए हैं दो। तो देखिए क्या क्वेश्चन है इसका। तो लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। जो लेड जो होता है, शीशा जो धातु होती है, वो अन्य धातु की तुलना में कैसी होती है, भारी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेवियर लिखा हुआ है और साथ में देन लगा हुआ है, तो देन है ना, तो देन का जो प्रयोग है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। यहाँ पे जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है ये वाला, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री में दिया हुआ है, हमको बनाना क्या है, हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। तो सुपरलेटिव में आप लोगों को पता है द आर्टिकल का प्रयोग होता है डिग्री वर्ड के पहले। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं द आर्टिकल का प्रयोग, कहीं पे देखो फर्स्ट वाले में कहीं भी द आर्टिकल का प्रयोग, यानी हेवियर के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं, तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है। ठीक है, और सेकंड ही है, बिल्कुल सेकंड ही है। लीड इज द हेवीएस्ट, देखो यहाँ पे द लगाया और हेवीएस्ट लगा हुआ है। आप लोगों को पता है कि सुपर डिग्री के सामने द लगता है। सुपरलेटिव की मेन पहचान होती है, जो मूल पॉजिटिव डिग्री वर्ड होता है, जो एडजेक्टिव होता है, उसके में उसमें क्या लगता है, ई एस टी का प्रयोग होता है लास्ट में। देखो यहाँ पे ई एस टी का प्रयोग हुआ है, तो द हेवीएस्ट ये है, बिल्कुल यही सही है, दूसरा वाला इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द आइटम। देखो आइटम्स भी आ गई यहाँ पे, जिसको कहावतें अपन बोलते हैं ना हिंदी में, कहावत लोकोक्तियां। तो ये कहावतें जो है, आइटम्स भी यहाँ पे आ गई है। चूज द आइटम्स दैट बेस्ट फिट्स, जो सही यहाँ पे मतलब फिट हो जाए, जो सही यहाँ पे उपयुक्त जो आएगी, सही आएगी, उनको बताना है यहाँ पे। इनटू द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो बेस्ट फिट होगा है ना, अच्छे से जो सूट करेगा, जो यहाँ पे उसको प्रकट करेगा, ऐसी वाली यहाँ पे आइटम्स बताना है। द एम्प्लॉइज वाज ब्लैंक व्हेन ही टुक लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज बॉस। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो आइटम्स का प्रयोग करना है। ये आइटम्स का जो अर्थ होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं आइटम्स, आपको याद होनी चाहिए किसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसको सेंटेंस या वर्ड के हिसाब से अर्थ नहीं निकलता है इसका, आइटम का एक अलग ही मतलब निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा ये इसकी जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप लोग थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा इसका। और नहीं भी यदि मान लो बनती है तो एक से दो आइटम्स आएगी, इसके पीछे बहुत टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 30 में 30 नहीं, 30 में 15 से 15 ही नंबर, अपने 15-17 नंबर ही अपने को लाना है। तो एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, 2 4 5 10 क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो ज्यादा इजी भी में, जैसे डिटर्मिनर्स है, ठीक है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, ठीक है, टेंस है, वाइस है, नरेशंस है, ये जो कॉमन चीज है, ये आप लोगों से बन भी जाती है आसानी से। इन पे थोड़ा फोकस करिए, इनके बेसिक और इनके हर एक तरह के सेंटेंस को कवर करने की कोशिश कीजिए। आइटम्स वगैरह जो नई चीजें हैं उसको बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा इन अशूप, जो इसके अर्थ को शूट करेगा, इन अशूप इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, आइटम्स के अलग अलग अर्थ होते हैं सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसका जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब ना, तो वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। जो वहाँ यहाँ पे वर्ब का सही रूप, ये सेंटेंस दिया है, ब्लैंक दिया है, वर्ब का सही रूप यूज करना है। द कंपनी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स ब्लैंक्स हाउ द न्यू प्रोडक्ट ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या अपन यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हाउ द न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो है देखो, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही। हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई का मतलब ये होता है कि सेंटेंस दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट होगा, या तो फिर पास्ट सिंपल इंडेफिनिट होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा, मतलब इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का, अपने को देखना, यदि प्रेजेंट का होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का, यदि पास्ट का होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस निकल पा रहा है, निकल के आ रहा है, वो जो है पास्ट का सेंस निकल रहा है, तो पास्ट वाली कोई ना कोई वर्ब यहाँ पे जो है लगेगी। तो अपन देख लेते हैं क्या है, शोड है ना, शो का सेकंड फॉर्म है शॉड, है ना, और यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटेड, तो शॉड तो यहाँ पे पहले में आएगा नहीं, है ना, डिमोन्स्ट्रेटेड जो है आ सकता है यहाँ फर्स्ट में, है ना, रिस्पेक्टिव डिमोन्स्ट्रेटेड हाउ द न्यू प्रोडक्ट शॉड, नहीं प्रोडक्ट शो, प्रोडक्ट को शो क्यों करेगा, प्रोडक्ट पे काम करेगा।
चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या एक्सप्लेन्ड और इनोवेटिव, ये तो होता नहीं सकता, ड्रीव अप भी नहीं हो सकता, बिहेव नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे देखिए ये आ गया, डेमोन्स्ट्रेटेड और वर्कड, ये फर्स्ट, ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, है ना, फर्स्ट वाले में जो है, फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है यहाँ पे, जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटेड आ जाएगा, और सेकंड वाला जो है उसमें क्या आ जाएगा, वर्कड आ जाएगा, है ना, वर्कड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है, चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, देखो टेंस यहाँ पे आ गया, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, टेंस का प्रयोग करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एज सुन एज आई ब्लिंक माई सैलरी बोनस आई विल बाय अ कार, ठीक है। एज सुन एज का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, एज सुन एज वाला सेंटेंस आया है, ठीक है। आई एज सुन एज आई ब्लिंक माई सैलरी बोनस आई विल बाय अ कार, जब जब मुझे पैसा मिल जाएगा, मतलब सैलरी बोनस मिलेगा तो मैं कार खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, ठीक है, एक कार खरीदूंगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पे अपने को जो है टेंस को पूरा करना है ना, करेक्ट यूज, करेक्ट रूप, यानी जो नीचे दिया है आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से सही वाला जो है यहाँ पे उसको भरना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो क्या हो जाएगा, देखिए गॉट, है ना, गेट, गेटिंग और एम गेटिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो एज सुन एज आई गेट माई सैलरी बोनस, है ना, आई गॉट या गेट, तो गेटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, एम गेटिंग बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो विल का प्रयोग किया हुआ है, एज सुन एज विल का प्रयोग किया है, विल का प्रयोग किया है का मतलब ये क्या हो जाएगा, जो है मिलेगी, है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही मुझे सैलरी बोनस मिलेगा मैं कार खरीदूंगा, तो सैलरी बोनस मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे बात चल रही है किसकी, इधर पे जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस जो है आपका काय का है, फ्यूचर का है, तो ये जो सेंटेंस होता है सिंपल का रहेगा यहाँ पे सेंटेंस, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, गेट का प्रयोग हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा गेट, जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं कार खरीदूंगा, गेट मतलब प्राप्त करना, मिलना, प्राप्त होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर को जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स दैट बेस्ट फिट इन द गिवन सेंटेंस, तो सफिक्स यहाँ पे आ रहे हैं, प्रत्यय उपसर्ग जो है, तो सफिक्स का मतलब क्या होता है ना, सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय होता है, सही प्रत्यय, प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है, रूट शब्द के बाद में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, जो पहले लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, है ना, उपसर्ग को प्रीफिक्स कहा जाता है और इनको सफिक्स कहा जाता है जो बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, प्रीफिक्स का यूज करना है, देखो यहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग भी आपको आता है। द जैपनीज डायरेक्टर वर्कड ऑन माई एनिमेट ब्लैंक्स मूवी, ठीक है, एक एनिमेटेड कोई मूवी, उसमें वर्क करने की बात चल रही है, यहाँ पर वर्क की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनिमेट आएगा, या देखो यहाँ पे बोल रहा है एनिमेटेड ईडी लगेगा, या तो एनिमेटल लगेगा, या एनिमेटिंग लगेगा, या एनिमेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो है अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्रत्यय, सॉरी, हाँ, प्रत्यय का यूज करना है, प्रत्यय मतलब सफिक्स का यूज करना है, और यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में बात चल रही है, मतलब पास्ट फॉर्म में बात चल रही है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म की बात होगी, और पास्ट फॉर्म के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ईडी, ठीक है। तो यह हो जाएगा एनिमेटेड मूवी, इस तरह से यहाँ पे प्रत्यय का और का यूज कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ अ ग्रामेटिकली एरर, अच्छा ग्रामेटिकल एरर यानी व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे कुछ गलतियां दी हुई है, उस गलतियों को अपने को फाइंड आउट करना है, इस सेंटेंस में कौन सा गलत सेंटेंस है ये बताना है अपने को यहाँ पर। तो सी विल हैव बॉट अ हाउस देयर बाय नाउ नेक्स्ट ईयर, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सी विल हैव बॉट अ हाउस देयर बाय नाउ नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कुछ गलती नहीं लग रही है। सेकंड में देखते हैं, सी मैरिड लास्ट ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। सी हैज सेटल्ड इन अलास्का, ये भी सही है, अलास्का जो है ना, इसमें अलास्का में ये रहने वाले हैं, या नहीं सॉरी रहते हैं, अलास्का में रहते हैं, ये भी सही है। अमृता मैरिड विथ अ डॉक्टर, अमृता मैरिड विथ अ डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही वाला सेंटेंस गड़बड़ होना चाहिए, अमृता मैरिड विद अ डॉक्टर, मैरिड क्यों बोलेंगे, अमृता मेरी विद अ डॉक्टर बोलेंगे, मैरिड नहीं बोलेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे विद अ डॉक्टर और डॉक्टर के साथ विथ अ डॉक्टर, तो ये चौथा वाला ही जो है इसका जो आंसर है वो क्या है, गलत, मतलब जो सही होना चाहिए, मतलब गलत सेंटेंस जो दिया हुआ है ना, गलत सेंटेंस जो है वो कौन सा है, अमृता मैरिड विद अ डॉक्टर, यही गलत सेंटेंस है, ठीक है। वहाँ पे मैरिड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मैरी होना चाहिए, क्योंकि शादी जो है होती नहीं है, मतलब शादी एक ऐसा बंधन है जो पूरा जीवन भर निभाते हैं, तो ये पास्ट वाली बात नहीं होती है, ठीक है, ये प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 17 क्वेश्चन, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द स्पेलिंग एरर, याद देखो यहाँ पे स्पेलिंग एरर पूछा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग एरर का पहला क्वेश्चन भी था, वो सेंटेंस एरर था, ऊपर में ऊपर वाला जो था वो सेंटेंस एरर था, ठीक है, और नीचे वाला देखो ये जो अपन देखा अभी ऊपर में, ठीक है, ये क्या था, ठीक है, देखिए ये ऊपर में अपन देखा ये क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सफिक्स का, सॉरी किधर गया, नीचे चला गया, चलिए नीचे आ, देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर था, एक पूरा ग्रामर मतलब सेंटेंस का है, देखो यहाँ पे देखा सेंटेंस,
है ना, सेंटेंस विद ग्रामेटिकल, पूरा सेंटेंस का एरर था। और जो नीचे है, अभी नीचे वाला जो देख पा रहे हैं अपन, ये क्या है, स्पेलिंग एरर है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर किसी स्पेलिंग में एरर है तो वो बताना है ना, यानी सेंटेंस बताना वाला किसमें स्पेलिंग में एरर है। तो ही कुड नॉट एकोमोडेट द बैग्स इन हीज लगेज, तो यहाँ तो कोई कुड नॉट अकोमोडेट द बैग्स इन हीज लगेज, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। देखो नेक्स्ट में चलते हैं। आई कुड नॉट रिकमेंडेड हिज नेम फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। दे हैव ओनली देम सेल्फ टू ब्लेम, दे हैव ओनली देम सेल्फ, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, ये देम सेल्फ में गड़बड़ है, देखिए, है ना, यहाँ पे ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि देम जो है प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ में जब सेल्फ लगेगा तो सेल्फ में एफ आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर में, तो जब सेल्फ किसी जैसे सेल्फ के लास्ट में, किसी शब्द के लास्ट में, यानी नाउन में, किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही आता है, तो एफ या एफ हटा करके वी एस लगा के इसका जो है प्लूरल बनाते हैं, यदि प्लूरल के साथ यूज होता है तो यहाँ पे देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ्स होगा, ये लास्ट में एफ के स्थान पे वी ई एस का प्रयोग होगा, तो यहीं पे गड़बड़ है, ये देम सेल्फ कभी नहीं होता, देम सेल्फ्स होता है ना, एफ हटेगा वी एस लगेगा, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा, कौन सा वाला, थर्ड वाला, ठीक है, दे हैव ओनली देम सेल्फ टू ब्लेम, ये होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो कौन सा वाला है, देम सेल्फ जो है वो गड़बड़ है, ठीक है, वो होना चाहिए देम सेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब। देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आ गई, एक आइटम भी आई थी ऊपर में, अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आ गई है। फ्रेजल वर्ब और आइटम्स जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनके पीछे ज़्यादा मेहनत मत करिएगा, यदि बनती तो ठीक है, नहीं बनती तो मेहनत करने की अलग से जरूरत नहीं है। जो तो थोड़ी कॉमन चीज़ें जो आप लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग है ना कर सकते हैं अच्छे से, उसको फोकस कीजिए, क्योंकि 30 में 30 नहीं लाना है, 15 से 20 नंबर यदि आते हैं तो बहुत पर्याप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेजल वर्ब का यूज करना है, खालिस्तान देखते हैं क्या क्या सेंटेंस आपका है, इफ वी ब्लैंक लाइक दिस द वर्ल्ड विल इवेंचुअली रन आउट द एनर्जी, क्लीन वाटर, फूड एंड लैंड, ठीक है। तो जो है ये साफ सफाई और भोजन, लैंड को साफ सफाई रखने के लिए, इसके लिए कुछ इवेंट हो रहा है, तो इस इवेंट के लिए यहाँ पे जो है ब्लिंक अपने को भरना है, फ्रेजल वर्ब आपको भरना है, कैरी आउट है, कैरी ऑन है, कैरी फॉरवर्ड है और कैरी अलोंग है। तो कैरी ऑन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, कैरी ऑन, है ना, मतलब करते रहो, लगे रहो, तो ये अच्छे मतलब अपने अच्छी ऊर्जा, है ना, अच्छे क्लीन वाटर, साफ पानी, अच्छा भोजन, अच्छा भूमि के लिए अपने को काम करते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। वर्ल्ड को साफ सुथरा अच्छा रखने के लिए, है ना, अपने जीवन को साफ सुथरा रखने के लिए हमें हमेशा अपने को काम करते, तो कैरी ऑन का मतलब होता है लगे रहना, करते रहना, तो कैरी ऑन बिल्कुल आ जाएगा। कैरी आउट मतलब नहीं करना, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सही उसका आंसर, कैरी ऑन, है ना, लगे रहना, अच्छे से करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 19 क्वेश्चन है, 19, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ, फिर से यहाँ पे फ्रेजल वर्ब देखो, दो फ्रेज वर्ब आ गई है, तो दूसरी फिर आ गई है, ब्लैंक सम ऑफ योर इनकम फॉर इमरजेंसी, ठीक है, सम खालिस्तान दिया है, ब्लैंक दिया है, सम ऑफ योर इनकम फॉर इमरजेंसी, सेट अपार्ट, सेट अगेंस्ट, सेट ऑफ और सेट असाइड, है ना, सेट असाइड। तो सेट देखिए क्या बोलता है खालिस्तान, सम ऑफ यूअर इनकम, कुछ इनकम को इमरजेंसी के लिए जो है रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस की, अपने को जो है अपनी जो कमाई है, कुछ जो अपनी आय है उसको इमरजेंसी के लिए सेव करके रखना चाहिए, तो क्या हो जाना चाहिए, सेट अपार्ट, तो बिल्कुल नहीं हो जाना, सेट अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध रखना चाहिए, तो विरुद्ध तो बिल्कुल रखेंगे नहीं, मतलब रखना चाहिए, है ना, जमा करके अपनी जो इनकम है उसको अपनी इमरजेंसी यानी बुरे वक्त के लिए जमा करके रखना चाहिए, है ना, पैसा जमा करके रखना चाहिए बुरे वक्त के लिए, तो यहाँ सेट अगेंस्ट नहीं रखना चाहिए बोल रहा है, तो ये तो गलत है, बिल्कुल रखना चाहिए। सेट ऑफ, ये भी नहीं, ऑफ मतलब नहीं रखना चाहिए, सेट असाइड मतलब ये सही आंसर हो जाना चाहिए, सही आंसर होगा क्या है, सेट असाइड मतलब बिल्कुल रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब मॉडल वर्ब का यहाँ पे प्रयोग करने का, मॉडल वर्ब का यहाँ पे पूछा है, और नेकलेस ऑफ डायमंड प्रेजेंटेड बाय फ्रेंड ऑफ द ब्राइड, है ना, दुल्हन के लिए यहाँ पे नेकलेस, डायमंड नेकलेस की बात चल रही है, प्रेजेंटेड फॉर द मतलब फ्रेंड लोगों ने उसको गिफ्ट दिया, प्रेजेंट किया है ना, खालिस्तान दिया है, ब्लैंक दिया है, अमॉन्ग द प्रेजेंट ऑन डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले मतलब सबके सामने जो है, सबके प्रेजेंस में, सबके डिस्प्ले के प्रेजेंट में जो है दिया है। तो यहाँ पे जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है, हैव बीन प्लेस्ड, आउट बी प्लेस्ड,
ठीक है, शुड बी प्लेस और मे बी प्लेस। तो यहाँ पे देखो मे बी संभवता की बात है, हो सकता है नहीं हो सकता है, मतलब मे बी, तो मे बी का यहाँ पे बात है, ठीक है, मे बी की बात है। यहाँ पे हैव बीन और ये नहीं आएगा, तो इसमें चौथा वाला जो है आ जाएगा क्या, मे बी प्लेस्ड जो है सही आ जाएगा, मे बी प्लेस्ड अमॉन्ग द प्रेजेंस ऑन डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ पे सही आ जाएगा, बीसवे का आ जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। तो 21 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ वर्ब का सही रूप यहाँ पे चूज करना है, दैट इज द एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन बिलो। ठीक है, वर्ब का सही रूप यहाँ पे यूज करना है, और क्या है देखिए, सेंटेंस ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स इन दिस टाउन ब्लैंक टू कंप्लीट देयर एमडी। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ अपने को, ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स दिया हुआ यहाँ पर, और बताना है जैसे शहर में जो है, टाउन में जो है, शहर में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके पास एमडी कंप्लीट है, मतलब द डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज बीन एबल, हैव बीन एबल, इज एबल और एबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अ फ्यू डॉक्टर्स जो है प्लूरल है ना, प्लूरल यहाँ पे यूज हो रहा है, तो प्लूरल यूज हो रहा है का मतलब यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वाली जो है वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हैज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हैज सिंगुलर होती है, हैव का यहाँ पे प्रयोग होगा, इज जो है सिंगुलर है, एबल बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो अ फ्यू डॉक्टर्स, ठीक है, ओनली अ डॉक्टर होता तो सिंगुलर होता, और ऐसी स्थिति में क्या आता है, हैज बीन एबल आता, पर यहाँ पे अ फ्यू डॉक्टर्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, तो हैव बीन एबल यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा सेकंड वाला इसका, तो 21 का जो है सेकंड वाला है ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है ना। 22 क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो वर्ब का फिर से यहाँ पे फॉर्म पूछ लिया है, वर्ब का सही रूप बताना है। क्या है सेंटेंस, आई ब्लैंक टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाई मंडे वेयर इज, है ना, किशोरे टू, खाली ब्लैंक दिया हुआ है, टू डू शो ओनली बाय वेंसडे। ठीक है, तो हैज हैव का प्रयोग करना है, यानी पहले वाले में हैज आएगा, बाद वाले में हैव आएगा, या फिर हैव आएगा, हैव हैज आएगा, या हैव हैड आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग करना। देखिए तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो आई के साथ में हैव लगता है, बिल्कुल आप लोगों को पता है आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट में क्या है, हैज दिया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे किशोर दिया हुआ है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, हैज होती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि हैव जो है प्लूरल है, हैड भी प्लूरल है, तो हैव हैज यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, 22 का होगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23। अच्छा 23 आप देखिए, पेसेज आ गए यहाँ पे। ठीक है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक पेज देखो, पेसेज दिया हुआ है, पेसेज में आप लोगों को, ये पेसेज है ना, पेसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, बहुत सावधानी से पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए, दो बार पढ़ लीजिए, सावधानी से पढ़ लीजिए। उसमें जो क्वेश्चन फिर उसके आधार पर क्वेश्चन दिए, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैक्यूम डिस्क्राइब इन द पेसेज। अच्छा यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, वैक्यूम शब्द का अर्थ पूछा है, वैक्यूम शब्द आप पेसेज में देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या है, एज द एज ऑफ 50 सी फेल्ट द वैक्यूम विच कंपनी दैट एज। अच्छा उसके यहाँ पे कोई महिला है जो 50 साल की है, सी लिखा हुआ है तो कोई महिला है 50 साल की है, उसके साथ कोई कंपनी नहीं है, मतलब साथ में कोई रहता नहीं है, तो उसका जो जीवन है पूरा खाली स्थान से भरा, मतलब खाली है, मीनिंगलेस है ना, ऐसा देखो यहाँ पे मीनिंगलेस है ना। तो देखो वैक्यूम का मतलब यहाँ पे मीनिंगलेस, देखो आपको पूछा है कि वैक्यूम का क्या मतलब है, अर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको दिया है ना, करेक्टनेस, ये तो बिल्कुल नहीं है, मीनिंगलेस, वॉइड और कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आप ये जो पेसेज है, पेसेज को एक बार दो बार बहुत सावधानी से पढ़िएगा, और उसका याद रखिए जो अर्थ है वो जो पेसेज के हिसाब से अर्थ दीजिएगा। जो जनरल अर्थ होता है, जैसे हमें वैक्यूम का जो जनरल अर्थ होता है खाली स्थान होता है, तो ब्लैंक भी आ सकता था यहाँ, अच्छा है कि ब्लैंक नहीं आया है, वैक्यूम का मतलब ब्लैंक होता है, खाली स्थान होता है, तो खाली स्थान नहीं है। यहाँ पे क्या है, जिस पेसेज में उस महिला के साथ कोई रहता नहीं है, तो महिला का जो जीवन है वो मीनिंगलेस है, अर्थहीन जीवन हो गया एक तरह का उसका। तो इस तरह से वैक्यूम शब्द का इस्तेमाल किया, तो जो शब्द है उसका पेसेज में किस अर्थ में यूज किया है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका जो है अपने को आंसर बताना होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे जो 24 क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन पेसेज का यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में ये पेसेज बार बार वही पेसेज है। ठीक है, पेसेज एक ही आएगा, ये 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक के जो प्रश्न है जो पेसेज से आते हैं, और हर एक प्रश्न में बार बार पेसेज आपको रिपीट करेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है आप लोगों को मालूम है पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। जब आप इस एग्जाम को देने को जाएंगे 17-18 अक्टूबर को, तो ऐसे ही कंप्यूटर के सामने बैठ करके जो है माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम, कीबोर्ड का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होता है उसमें, ठीक है, माउस का यूज होता है, तो माउस के माध्यम से ही प्रश्नों को बनाएंगे, टिक करेंगे जो सही है जो गलत है ना। और आप लोगों की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आप ध्यान रखिए, जिसको कंप्यूटर चलाता नहीं आता है, ठीक है, या माउस का कभी पकड़ा ही नहीं, जिसने माउस यूज नहीं किया है, वो थोड़ा सा कंप्यूटर और माउस पे अपना जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जाने के बाद एग्जाम हॉल में यदि पता चला कि माउस चलाते आता ही नहीं, माउस चल नहीं रहा है, तो फिर उसमें भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, और 1 नंबर 2 नंबर
कि यदि उस वजह से 1-2 नंबर की यदि कमी हो गई तो उससे अपन सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो माउस चलाते सबको आना चाहिए, कंप्यूटर चलाते थोड़ा सा सबको आना चाहिए। जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा 15 दिन जाकर के किसी की भी दोस्त भाई किसी भी फ्रेंड के पास यदि है तो थोड़ा सा माउस चलाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पैसेज आपको हर एक क्वेश्चन में आएगा, ध्यान 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें, एज पर द गिवन पैसेज द न्यू ट्विस्ट इन हर लाइफ वाज, तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर इसका कौन सा वाला है, देखिए यहाँ पे। तो इसका ये तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा, इसका तीसरा वाला सही आंसर, टू एड अ न्यू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस टू हर लाइफ, ठीक है। ये सेकंड जो है सेकंड वाला पैराग्राफ पैसेज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा मैं इसको पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा सा जब भी एग्जाम में आएगा या आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये फिर से तीसरा क्वेश्चन आ गया पैसेज के ऊपर, क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, गेसिंग बाय द मूड ऑफ पैसेज व्हाट कुड हैव बीन द अनफोरसीन, है ना, अनफोरसीन, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी मीट विद एक्सीडेंट, ये जो है दूसरा वाला सी मीट विद एक्सीडेंट, सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन है पैसेज के ऊपर, ये चौथा क्वेश्चन भी क्या है, पैसेज वही वैक्यूम वाला पैसेज है, देखिए ये है ना, ये वाला पैसेज है। तो इसका क्या है, बोल रहा है कि हाउ वाज हर हाउस होल्ड रन, ठीक है, हाउ वाज हर हाउस होल्ड जो है रन, होल्ड रन चला गया, होल्ड रन। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेट्स, विद द हेल्प ऑफ मेट्स जो है सेकंड वाला इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन। अच्छा देखिए इसमें 4 क्वेश्चन जो है पैसेज में जो है 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, पैसेज पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ना, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन, ये मैं जब से वही सोचा था कि प्रीपोजिशन शायद नहीं दिया होगा, क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो अब आ गया प्रीपोजिशन, यहाँ पे आ गए हैं, प्रीपोजिशन प्रयोग करना है। तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, देखिए, ठीक है, सेंटेंस क्या है, ठीक है, वो है पॉल गोज ब्लैंक स्कूल ब्लैंक यू डजंट ही, ठीक है। पॉल यहाँ पे किसी लड़के का नाम है, व्यक्ति का नाम है, गोज ब्लैंक स्कूल ब्लैंक यू डजंट ही, ठीक है। तो पॉल गोज, तो यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग हो जाएगा, आप लोगों को पता है जब भी अपन एक स्थान दूसरे स्थान पे दूर की ओर जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। तो पॉल गोज टू स्कूल यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए टू वाला एक ही ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड वाले में फ्रॉम है ऑन है, तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ना, टू, ठीक है। तो पॉल गोज टू स्कूल और विथ यू, है ना, सेकंड में क्या जाएगा, विथ यू डजंट ही। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन टेक वाला आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टेक वाला सेंटेंस था, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा पॉल गोज टू स्कूल विथ यू डजंट ही, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, को फिर से प्रीपोजिशन से यहाँ पे आकर दूसरा प्रीपोजिशन से, है ना, तो प्रयोग करना यहाँ पे क्या, ब्लैंक द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक देयर इज अ प्रीफेस एंड ब्लैंक द इंड देयर इज एन इंडेक्स, ठीक है, इस तरह पर। तो ऑन और बाय का प्रयोग होगा, या टू इन का प्रयोग होगा, या टू एट का प्रयोग होगा, या इन एट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इन एट का बिल्कुल यहाँ पे सही प्रयोग हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो इन द बिगिनिंग की शुरुआत में, मतलब शुरुआत का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की शुरुआत में, है ना, टेक्स्ट बुक की शुरुआत में ही या में, तो यहाँ पे इन का प्रयोग हो जाएगा, इन द बिगिनिंग, ऐसा आ जाता है इन द बिगिनिंग। तो इन का प्रयोग होगा, ऑन नहीं आएगा सामने में, टू नहीं आएगा, इन का प्रयोग यहाँ पे होगा। और लास्ट में देखिए एट का प्रयोग आएगा, है ना, एट द इंड, तो इंड मतलब अंत, समय के सामने क्या क्या प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। तो इन एट यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फिर से प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरा है ना, तीसरा प्रीपोजिशन है, तीन प्रीपोजिशन यहाँ पे दे दिया है। ये क्या सेंटेंस है, दिस रेगुलेशन डज नॉट अप्लाई ब्लैंक यू आर ब्लैंक 18, ठीक है। तो दिस रेगुलेशन डज नॉट अप्लाई, मतलब कोई व्यक्ति है जो इन नियमों को या इन क्या बोलना चाहिए कि इन कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब लागू उस पर नहीं हो रही है ना, और क्योंकि वो यू आर 18, यहाँ पे 18 दिखते हैं, क्या यहाँ पे आंसर है ना, टू इन यू इन 18, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, टू अंडर, ये टू अंडर हो सकता है, फ्रॉम बाय इन, हाँ तो टू अंडर बिल्कुल आएगा यहाँ पे, टू अप्लाई, देखो क्या हो जाएगा, दिस रेगुलेशन डज नॉट अप्लाई टू यू, मतलब तुम पर ये जो है रेगुलेशन नहीं लगते हैं, और यू आर अंडर 18 क्योंकि तुम 18 साल के अंदर। तो कई बार होता है ना, जैसे मान लो आधार कार्ड वगैरह बनाना है तो 18 साल के नहीं हो तो, सॉरी आधार कार्ड बोलता हूँ, पैन कार्ड वगैरह, कोई ऐसी बातें होती है जो, जैसे लाइसेंस बनाना है तो 18 के नहीं हो तो 18 के पे लाइसेंस आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पर है कि 18 साल के आप नहीं हुए हो, मतलब आप इन रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हो या इसमें नहीं आते हो, इसलिए आपका नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे अंडर, 18 के अंदर, हाँ अंदर का मतलब अंदर, आप 18 साल के अंदर हो ऐसा।
तो क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे टू और अंडर का, ठीक है। तो 29वें क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा टू अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द अपोजिट, अपोजिट मीनिंग बताना। देखो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग भी पूछ लिया है ना, क्या बोलते हैं विलोम शब्द भी पूछ लिया है। किसका पूछा है, शब्द जो है बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। देखो यहाँ पे है ना, क्या है टेरेनस, टेरेनस शब्द है, मुझे भी नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो टेरेनस शब्द, टेरेनस का दिखते हैं यहाँ पे क्या है, अपन आंसर देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट बताना है अपने को, टेरेनस का क्या अपोजिट होता है, ठीक है। तो इम्पर सॉरी क्या है, इम्प्रीशियस, सॉरी इम्प्रीशियस, बॉसी, है ना, ऑटोक्रेटिक और सबमिसिव। तो इसका जो आंसर दिखा है वो है सबमिसिव, आंसर दिखा रहा है यहाँ पे, जो आंसर है वो क्या है, सबमिसिव है, ठीक है। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सबमिसिव हो जाएगा, मतलब ट्रेनर्स का विलोम जो है, अपोजिट जो है क्या होगा, सबमिसिव होगा। तो आपने देखा इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में 30 क्वेश्चन अपन ने जो है आपको ये 2019 का जो फर्स्ट पाली में पेपर हुआ था, फर्स्ट पाली का पेपर है 2019 का। मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको दिया हुआ है। ये इंग्लिश का है। इस तरह से ये एक मतलब 2019 है ना, फर्स्ट पाली 2019 में जो पेपर हुआ था उसके सारे पेपर का, सारे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मैं आपको दे चुका हूं, और आपको इनसे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने में, तैयारी करने में बहुत मदद होगी। और मैं इसके आगे भी, इसके जो 2019 के जो सेकेंड पाली के, थर्ड पाली के, फोर्थ पाली के जो पेपर्स है, चार पाली में पेपर हुए थे, 3 पाली के जो पेपर्स हैं, 2020 के पेपर, 2018 के पेपर्स भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा ताकि आप लोग उनको देख पाएं, पढ़ पाएं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर सारे मॉडल पेपर्स आप पीडीएफ के माध्यम से डाल दीजिए, तो हम इसको डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को देख सके और आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा और आप लोगों को कि आपने देखा इस क्वेश्चन में कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो है इंग्लिश में मतलब क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो मैंने बार बार बोला हुआ है, इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया कि सिंपल जो बेसिक ग्रामर्स है वो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 11वीं की 12वीं की से मतलब नहीं है। बेसिक ग्रामर 6वीं से लेकर के 12वीं तक का कॉलेज लेवल का जो भी है ना, कोई भी अच्छा सा ग्रामर का बुक, या आप लोगों ने जो ग्रामर अब तक पढ़ी है, या कोई भी अच्छा सा ग्रामर का बुक खरीद करके आप जो है उससे ग्रामर पढ़ लीजिए, या आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है वही ग्रामर यहाँ पर है। तो आपने देखा यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आपको पूछा गया है, ठीक है। 2 आर्टिकल्स आपको आई हुई है, और उसके बाद में जो है क्या पूछा था आपको, एडजेक्टिव आपको, मतलब एडजेक्टिव का मतलब डिग्रीज आपको आई है, दो डिग्रीज आपको आई है, दो आर्टिकल, 2 डिग्री, 2 डिटर्मिनर्स, है ना, 2 आपको वर्ब्स आई थी, ठीक है, मॉडल वर्ब्स आई हुई है आपको, प्रीपोजिशंस 3 आए हुए हैं, कंजक्शंस यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिले, कंजक्शंस नहीं पूछा है, आइटम्स आपको 2 आई है, फ्रेज आपको 2 आई है, ठीक है। आपको जो है जब ये लास्ट में अपोजिट वर्ड आ गया है, वॉइस आपको 2 आई है ना, नरेशन यहाँ देखने को नहीं मिली, नरेशन यहाँ पे नहीं आई है। तो इस तरह से आपने देखा जो जनरल बेसिक ग्रामर है वो आपको आ रही है। तो और इससे पहले भी, इससे एक बात और की, आपकी जो जैसे फ्रेज है और जो आइटम्स है, ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरली बहुत कम होता है, या अपन लोग बहुत कम उसको तैयार करते हैं आइटम फ्रेज को। तो ये हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम करे। और आइटम फ्रेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एक जो विकेबुलरी पावर तैयार करनी पड़ती है, उनका एक अलग ही मतलब होता है अर्थों का, शब्दों का, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आइटम फ्रेज को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी 30 नंबर में हमको 30 नंबर लाना नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, हमको 15-15 नंबर लाने 30-30 में, तो आप 15 से 20 नंबर भी लेके आते, 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 30 नंबर में 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, नहीं बनता वो, तो 20 नंबर जब आप लेके आते तो आराम से बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाती है ना। तो आप 15-15, 20-20 नंबर, है ना, क्योंकि 70 प्लस यदि आप लाते हैं तो 70 प्लस में आपका स्कोरिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले बार जो जनरल का कट ऑफ था वो 69 था, तो SC ST OBC को तो फिर समझ सकते हैं आपकी 69 से नीचे था, तो मैं तो 70 बोल दिया हूँ, ठीक है। तो 70 मैं जनरल का कट ऑफ लेके चल रहा हूँ कि 70 प्लस जनरल का मैंने ओवर बिल्कुल लास्ट बोल दिया है, क्योंकि 70 के नीचे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, 60 से 70 के बीच में, ठीक है, 60 से 70 के बीच में SC ST OBC का सिलेक्शन जो है 65-60 के बीच में भी हो जाएगा, और जो जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं, उनका 65 से 60 के बीच में, ठीक है। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए, आराम से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बुक्स आपने 11-12 में पढ़ी है उसी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई बहुत सारी आर्यन की बुक, CBSE की बुक, NCERT की बुक के चक्कर में मत पढ़िए। जो आप लोगों ने पढ़ा है, MP बोर्ड की जो बुक है 2017-18 के बाद से जो है NCERT हो गई है, वही जो आज जो बुक आप लोगों ने जो बुक पढ़ी है वही बुक NCERT है। तो दूसरे NCERT के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो बुक्स आपने पढ़ी है वो कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसा है, नोट्स बनाया है, सब कुछ आपके दिमाग में बसी हुई है, उसी से पढ़ाई करिए, उसी सारे चैप्टर्स क्लियर करिए। और सारे चैप्टर्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है, जितने टॉपिक अच्छे हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला 30 में 30 लाना नहीं है, 15 नंबर अपने को लाना है। तो ईजी टॉपिक जो आपको अच्छे से बन जाते
आते हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ग्रामर की इजी टॉपिक जो आपसे बन जाते हैं उनको तैयार कर लीजिए। 70+ मार्क्स कैसे भी आ जाने चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो तो इस तरह से जो है अपनी प्लानिंग बनाइए, और हर दिन है ना, हर दिन जो है स्मार्टली जो है, हार्डवर्क नहीं करना, स्मार्टली जो है आपको 5 घंटे हर दिन एक एक घंटा हर एक सब्जेक्ट को देख करके 5 5 घंटे रोज एक ऐसा स्टडी प्लान बना करके पढ़िए। बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गुड लक, लव यू, बाय।